नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेल से संबंधित कुछ नई गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे जो माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड की गई है और कुछ बदलाव हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है बेल के नियम में। तो दोस्तों बेल के नियम को हर किसी को जानना जरूरत है। इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, अलग अलग से जजमेंट और बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइन है जिनको मैं लेके आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन पूरी एक छोटी से छोटी डिटेल को भी इसमें वीडियो में क्या कहते हैं ऐड किया जाएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो बेल है, ठीक है, तो आए दिन जो देखने के लिए मिलता है, बेल है एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। साथ में जो बेल बॉन्ड भरते हैं, जो सिक्योरिटी एक होता है, दो होता है, जो भी होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें गवर्नमेंट और जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, क्या रणनीति बना रही है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल नामक मामले में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को तय किया था, जिसमें भारतीय आपराधिक जो न्याय व्यवस्था है एक गंभीर समस्या है जिसको उठाया गया था, या बहुत बड़ी, कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर यानी कि जो विचाराधीन कैदी होते हैं, जमानत यानी बेल मिलने के बावजूद जेल में बंद रहते हैं। इसका मुख्य कारण तो ये होता है कि या तो वो गरीब होते हैं या जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो या फिर कोर्ट के आदेशों की जेल तक सूचना समय पर नहीं पहुंच पाती है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश डायरेक्शन जारी किए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक अच्छी व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था को अच्छे सुचारू रूप से चलने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी और जेल डिपार्टमेंट और कोर्ट और गवर्नमेंट एजेंसी मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगी। आप जानते हैं कुछ गाइडलाइन है, उनके बारे में जानते हो, तो हर किसी को जानना जरूरी होता है। जमानत के बावजूद जेल में बंद रहने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये समस्या किस हद तक खतरनाक है और कितना बुरी है, कितनी अच्छी है। कोर्ट ने पाया कि हजारों विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है लेकिन वो फिर भी जेल में हैं क्योंकि वह बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। कई मामलों में तो आरोपी एक से ज़्यादा मामलों में नामजद होता है तथा और तब जमानत नहीं लेता जब तक कि सभी मामलों में जमानत न मिल जाए, ताकि जेल में बिताया गया समय सभी मामलों में गिना जाए। इस स्थिति को सुधारने के लिए कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारों और एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के टेक्नोलॉजी सुझाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम तय किए गए हैं। वो कदम क्या हैं? तो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। ई प्रिजन सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की भूमिका, रोल ऑफ ई प्रिजनर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि जब भी बेल के ऑर्डर होंगे, कोर्ट द्वारा बेल का ऑर्डर दिया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सीधा उस क्या कहते हैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे उनको भेज दिया जाएगा और वो मेल किया जाएगा, मेल हो जाएगा और तुरंत उसको उस सॉफ्टवेयर पर क्या कहते हैं अपलोड कर दिया जाएगा। कोर्ट ने जेल सिस्टम में लागू ई प्रिजनर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक तकनीकी समाधान सुझाया है। देश भर की लगभग 1300 जेलों में पहले से सॉफ्टवेयर कार्यरत हैं और अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जब भी किसी आरोपी को जमानत मिले तो उसे तारीख को सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाए। काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि जमानत के 7 दिन बाद भी आरोपी को रिहा यानी रिलीज नहीं किया जाता है तो सिस्टम अपने आप एक फ्लैग चेतावनी और ईमेल जनरेट करेगा जो सीधे संबंधित होगा, किससे? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजेगा, उससे संबंधित होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई जमानत आदेश कागजों तक ही सीमित ना रहे बल्कि उस पर अमल भी होना चाहिए। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी तुरंत पैरालीगल वॉलंटियर या जेल विजिटिंग एडवोकेट को भेजकर पता लगाएगा कि रिहाई क्यों नहीं हुई। मतलब अगर किसी को एक जेल बेल मिल जाती है और 1 हफ्ते तक उसको बेल नहीं मिलती है तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो क्या करेगी, या तो जो पैरा लीगल वॉलंटियर होते हैं या जेल विजिटिंग
एडवोकेट होते हैं उनको भेजकर पता लगाएगा कि आखिर बेल क्यों नहीं मिली कोर्ट के आदेश के बावजूद। आर्थिक रूप से कमजोर आरोपियों की मदद, जो आर्थिक रूप से कमजोर एक्यूज पर्सन है, आरोपी हैं, उनकी मदद भी की जाएगी। कैसे की जाएगी? कोर्ट ने यह भी माना कि कई बार आरोपी इतना गरीब होता है कि वो बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी की शर्तें पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को प्रोबेशन अफसर या पैरा लीगल वॉलंटियर की मदद से आरोपी को सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट, सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इस रिपोर्ट को संबंधित अदालत के समक्ष रखा जा सकता है ताकि वह जमानत की शर्तों को नरम करने यानी रिलैक्स देने पर विचार कर सकें। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि यदि आरोपी कहता है कि वह रिहा होने के बाद भी जमानत की शर्तें पूरी कर सकता है तो कोर्ट उसे टेम्परेरी बेल अस्थायी रूप से भी दे सकती है कि वो रिहा होने के बाद जो भी कोर्ट की शर्तें उनको पूरा कर देगा तो उसको कुछ दिन के लिए व्यवस्था करने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया या आपका बेल बॉन्ड हो गया, व्यवस्था करने के लिए उसको टेम्परेरी बेल भी दे सकती है। जमानत की शर्तों में संशोधन करने की बात कही गई मानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यदि बेल ऑर्डर के 1 महीने बाद भी जमानती शर्तें पूरी नहीं होती है तो संबंधित अदालत को एस्यू मोटो स्वतः संज्ञान जिसको कहते हैं, या मामला उठाना होगा और देखना होगा कि क्या जमानत की शर्तों में बदलाव या छूट दी जा सकती है या देने लायक है कि नहीं है, तो इस पर कोर्ट विचार कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है सुमोटो जो मैटर होता है, स्वतः संज्ञान होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर करता है। तो अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये निर्देश दिया जाएगा कि वो भी ऐसा कर सकता है अगर 1 महीने तक व्यक्ति को बेल के ऑर्डर मिलने के बाद भी रिहा नहीं किया जाता। यदि बेल ऑर्डर के 1 महीने बाद भी अगर जैसा नहीं होता है कि आप लोगों को बताएगा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकल सिक्योरिटी स्थानीय जमानत की शर्तें कई बार रिहाई में बाधा बन जाती हैं। मतलब कोर्ट ये कहती है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो मुंबई में रहता है और दिल्ली में उसका केस चल रहा है, तो ये बोला जाता है ना कि आप दिल्ली से कोई सिक्योरिटी लेकर आइए, जमानतदार लेके आइए, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। खासकर जब आरोपी किसी अन्य राज्य या जिले में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, में रहता है, तो कोर्ट को सलाह दी गई कि वह इन शर्तों को केवल जरूरी मामलों में ही लागू करें। बाकी नॉर्मल मामलों में अगर व्यक्ति मुंबई में रहता है तो मुंबई से ही सिक्योरिटी जो जमानतदार है उसको ला सकता है। अब जो आर्टिकल 21 है, क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 21 एंड पर्सनल लायबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, देता है। केवल कागजी अधिकार नहीं है बल्कि यह एक व्यवहारिक और प्रभावी अधिकार है। जबकि किसी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो उसे रिहा करना, आर्टिकल 21 का रिहा करना तो अच्छी बात है, लेकिन रिहा ना करना आर्टिकल 21 का क्या है, सीधा सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि न्याय केवल फैसला सुनाना नहीं बल्कि उसे लागू करना भी है। इसलिए सभी संबंधित समस्याओं को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि बेल का आदेश समय पर लागू हो। कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए थे, जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए थे, पुराने फैसले हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एक जजमेंट है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में कोर्ट ने गरीब अंडर ट्रायल प्रिजनर के लंबे समय तक जेल में बंद रहने को न्याय का मजाक बताया कि अगर गरीब आदमी, उसके पास सिक्योरिटी या बेल बॉन्ड के लिए कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और वो लंबे समय तक कोर्ट जेल में रहता है, तो क्या ये कोर्ट जो कोर्ट ये कानून जो न्याय नहीं है उसका मजाक है। एक और जजमेंट देखते हैं 1978 का है, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP में कहा गया था कोर्ट द्वारा कि जमानत की शर्तें जो होती हैं व्यवहारिक होनी चाहिए और आरोपी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। यह नया फैसला इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है कि टेक्नोलॉजी, लीगल एड और कोर्ट सुपरविजन को मिलकर एक समग्र व्यवस्था प्रस्तुत करता है ताकि बेल केवल आदेश न रहकर हकीकत बन सके। बहुत अच्छी बात कही गई माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और इन जजमेंट में भी कही गई है। अब जो 7, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 7 दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोर्ट ने जमानत की प्रक्रिया को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए 7 स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। इनमें से शामिल है कोर्ट से जारी
वेल ऑर्डर को उसी दिन या अगले दिन जेल सुपरिटेंडेंट को ईमेल के जरिए भेजा जाए। पहली गाइडलाइन है, जेल सुपरिटेंडेंट को उसे ई प्रिजनर सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। यह जेल सुपरिटेंडेंट का जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि 7 दिनों के भीतर आरोपी नहीं रिहा होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी को सूचित किया जाएगा, वो तुरंत सहायता के लिए कदम उठाए। कोर्ट भी यह देखेगा कि क्या जमानत की शर्तें बहुत कठोर हैं, उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का काम है जो देखेगा। एक अहम निर्देश यह था कि जो लोकल सिक्योरिटी की शर्त हर बार ना लगाई जाए, क्योंकि यह न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक रुकावट बन जाती है। जो लोकल सिक्योरिटी की बात कही जाती है, तो जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल का यह जो फैसला एक ऐतिहासिक कदम है जो सुनिश्चित करता है कि बेल केवल कानूनी अधिकार नहीं बल्कि व्यवहारिक हक भी बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्णय के जरिए टेक्नोलॉजी, लीगल एड और जुडिशियल मॉनिटरिंग को भी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाया जा सकता है जो गरीब, वंचितों और विचाराधीन कैदियों के लिए भी सुलभ बनाता है। फैसला हमें याद दिलाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड केवल एक वाक नहीं बल्कि एक संवैधानिक चेतावनी है। और जब ये देरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जो पर्सनल लायबिलिटी होती है से जुड़ा हो तो उसका समाधान केवल नीति नहीं बल्कि संवेदनशीलता और क्रियान्वयन के साथ में किया जाना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको एक छोटा सा जो लेक्चर था, खासतौर पर जेल के नए जो प्रावधान जो लागू होने जा रहे हैं, काफ़ी जगहों पर लागू ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं, कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।